चलो बच्चों, तो आज हम लोग इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 10 शुरू करते हैं, जिसका नाम है इंडस्ट्रियल सेक्टर। देखो, आप सबको पता है कि हमारी कंट्री में जो है वो तीन सेक्टर्स वर्क करते हैं, तीन सेक्टर चलते हैं ना। एक प्राइमरी सेक्टर जिसे हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर कहते हैं, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर जो कहलाता है ये इंडस्ट्रियल सेक्टर, और थर्ड आता है सर्विस सेक्टर। हमने आगे के चैप्टर्स में एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में समझा था, और ये चैप्टर हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में है। हमारी कंट्री एग्रीकल्चरल कंट्री कहलाती है कि भाई मेनली एग्रीकल्चर यहाँ का मेन प्रोफेशन है, मेन ऑक्यूपेशन है। लेकिन इंडस्ट्रियल सेक्टर भी जो है वो कम इम्पोर्टेंट नहीं है। इंडस्ट्रियल सेक्टर भी हमारी कंट्री के लिए उतना ही ज़रूरी है। हमारे चैप्टर का पहला ही पॉइंट आता है इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, कि इंडस्ट्रियल सेक्टर वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कोई भी कंट्री में सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर हो ना, तो वो कंट्री प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं करेगी, बरोबर ना। डेवलपिंग स्टेट में, कोई भी कंट्री जब डेवलपिंग स्टेट में हो तो उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर होना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब कोई कंट्री जो है वो डेवलपिंग से डेवलप्ड तक पहुंच रही हो, तब उसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर का डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। इंडस्ट्रियल सेक्टर की वजह से हमारी इकोनॉमी को बहुत फ़ायदे मिलते हैं। हमारी कंट्री का रियल डेवलपमेंट करना हो तो उसके लिए इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर के क्या फ़ायदे हैं, वो इसमें पॉइंट वाइज देखें। जिनमें सबसे पहला आता है कंट्रीब्यूशन इन नेशनल इनकम। एग्रीकल्चर सेक्टर की तरह ही इंडस्ट्रियल सेक्टर भी हमारे नेशनल इनकम में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देता है, बरोबर ना। जब हमें आज़ादी मिली थी ना, तब उस वक्त एग्रीकल्चर ज़्यादा था, तो हमारी जो कंट्री की टोटल नेशनल इनकम थी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा एग्रीकल्चर का था। लेकिन उसके बाद एग्रीकल्चर तो चला ही, साथ में इंडस्ट्रीज़ का डेवलप करते गए, और इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट की वजह से जो है वो अब नेशनल इनकम में काफ़ी अच्छा हिस्सा वो इंडस्ट्रीज़ का है, बराबर ना। काफ़ी अच्छा हिस्सा अब इंडस्ट्रीज़ का है। हाँ, फिर भी ये एक बार कह सकते हैं कि भाई जितना डेवलपमेंट होना चाहिए उतना इंडस्ट्री का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी बहुत अच्छा हिस्सा जो है वो इंडस्ट्रीज़ का हमारे नेशनल इनकम में आता है। जैसे 1951 में इंडस्ट्रियल सेक्टर में से 16.6% नेशनल इनकम का हिस्सा था, बराबर ना। नेशनल इनकम में से 16.6% ये इंडस्ट्रियल सेक्टर में से आता था, जो इंक्रीज होके 2013-14 में 27% हो गया। कितना? 27%। 2013-14 के नंबर्स बताते हैं कि हमारी नेशनल इनकम में से 27% वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में से आता है। सही बात है ना। तो देखो, ये एक ज़रूरी है ना कि भाई इंडस्ट्रियल सेक्टर की वजह से हमारी नेशनल इनकम में भी तो इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन मिलता है। दूसरा पॉइंट जैसे आता है एम्प्लॉयमेंट। हमारी कंट्री की प्रॉब्लम आप लोगों को पता है, पॉपुलेशन की प्रॉब्लम है। और इस पॉपुलेशन की प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पर जो है वो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके कंपैरिजन में जितनी एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, जितनी रोज़गारी होनी चाहिए, उतनी रोज़गारी नहीं है। लोग ज़्यादातर अनएम्प्लॉयड घूमते हैं, मतलब कि बेरोज़गार रहते हैं, बराबर ना। उन्हें जो है वो कोई भी तरह की नौकरियां वगैरह नहीं मिलती। तो इसकी वजह से इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी इंडस्ट्रियल सेक्टर पे जाती है। अनएम्प्लॉयमेंट दूर करने की काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी इंडस्ट्रियल सेक्टर पे आती है, कि जहाँ पर अगर प्रॉपर प्लानिंग की जाए तो इंडस्ट्रियल सेक्टर से बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सकती है, बराबर ना। प्लानिंग की मदद से इंडस्ट्रियल सेक्टर से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सकती है, कि जिनमें भी ये नंबर्स दिए गए हैं कि 1951 आज़ादी के वक्त इंडस्ट्रियल सेक्टर में 10.6% एम्प्लॉयमेंट थी, बराबर ना। पूरे जितने भी लेबर्स हैं कंट्री में, जितने भी लोग काम करते हैं, उनमें से 10.6% इंडस्ट्रीज में काम करते थे 1951 में। और अब 2011-12, लास्ट जो 10 इयर्स पहले, 2011-12 में जो है वो ये नंबर्स इंक्रीज होकर 24% हुआ। 2011-12 में पूरी कंट्री के 24% लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम करते हैं, तो ये इंक्रीज हुआ है ना, बराबर ना। और अभी भी जो है वो हमारी कंट्री में हमेशा लेबर इंटेंसिव करते हैं। लेबर इंटेंसिव मेथड मतलब वो मेथड कि जहाँ पर मशीनों से नहीं, लेकिन लोगों के थ्रू काम होता हो, कि जिससे लोगों को नौकरियां भी मिलती रहें, ठीक है।
एम्प्लॉयमेंट के बाद दूसरा बेनिफिट आता है इंडस्ट्रियल सेक्टर का, वो आता है एक्सपोर्ट इनकम। कि एग्रीकल्चर की तरह तरह अब जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर ने भी इतना डेवलपमेंट तो कर चुका है हमारे कंट्री में कि भाई यहाँ पर जो प्रोडक्ट तैयार होता है ना, वो प्रोडक्ट जो है वो अब बाहर के देशों में भी बेचने लायक है। बरोबर कि आज हमारे इंडिया में अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं कि जो प्रोडक्ट सिर्फ इंडिया में ही नहीं लेकिन बाहर के देशों में भी बेचे जाते हैं। और बाहर के देशों में अगर बेचे जाएं, एक्सपोर्ट किए जाएं, तो वहाँ से एक बहुत अच्छी जो है वो इनकम मिल सकती है, मिलती है ना, बहुत अच्छी इनकम मिलती है ना, जिसे हम लोग एक्सपोर्ट इनकम कहते हैं। बराबर। और उस इनकम के थ्रू हमारी कंट्री को कितने सारे बेनिफिट मिलते हैं, ठीक है ना, कि अगर हमारे जो है वो गुड्स बाहर के देशों में बेचा जाए तो उससे जो इनकम होगी तो उससे बहुत सारे फायदे हमारे देश को भी होंगे। उनके लिए कहा जाता है कि ईयर 2013-14 में हमारे जो भी एक्सपोर्ट इनकम है ना, जितनी भी एक्सपोर्ट इनकम जो दूसरे देशों से इनकम आती है, उसमें से 2/3 मतलब 66% जितना शेयर वो इंडस्ट्रीज में से आता था। जितनी भी एक्सपोर्ट इनकम है उसमें से 66% इंडस्ट्रीज के थ्रू हमारी इनकम होती थी। तो ये भी इंडस्ट्री का एक बेनिफिट हुआ। दूसरा, बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडस्ट्रीज की वजह से ही जो है वो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो बैलेंस रहता है। बराबर ना। बैलेंस का मतलब कि हमारे यहाँ पर जो है वो खर्चे नहीं, लेकिन इनकम जो है वो उतनी रहे, जितने खर्चे हो उतनी ही इनकम भी रहती हो, तो उसे एक तरह के बैलेंस डेवलपमेंट कहते हैं ना, ठीक है ना। आज हमारी कंट्री में जैसे जैसे हमारी कंट्री आगे बढ़ रही है, तो हमारे यहाँ पर जो है जो रिच पीपल है उनके लिए भी चीज़ें चाहिए होती हैं, जो लग्जरियस चीज़ें कहलाती हैं, एंटरटेनमेंट की चीज़ें कहलाती हैं। रिच पर्सन के लिए वैसी चीज़ें भी चाहिए होती हैं। और हमारे देश में एक तरफ पुअर पीपल भी हैं कि जहाँ पुअर पीपल को उनके अकॉर्डिंग जो है वो चीज़ें चाहिए होती हैं। बराबर ना, उनके हिसाब से चीज़ें चाहिए, दोनों ज़रूरी है ना हमारे देश में। और ये दोनों को ही बैलेंस वो इंडस्ट्रियल सेक्टर करता है। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिच पर्सन के लिए लग्जरियस चीज़ें भी बनाता है, और उसके साथ साथ पुअर पर्सन के लिए जो ज़रूरी हो वो नीडी थिंग्स, ज़रूरी चीज़ें भी उनके लिए बनाई जाती हैं। बराबर ना। तो इसका मतलब कि यहाँ पर जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर की वजह से हमारी कंट्री का डेवलपमेंट कैसा होता है, बैलेंस डेवलपमेंट होता है, ठीक है। इनके बाद का दूसरा फायदा वो आता है मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में हमेशा ये कहा जाता है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से मिलता है, कि भाई इंडस्ट्रियल सेक्टर एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। ये बात सही है, लेकिन सिर्फ डिपेंड नहीं है, पता है ये दोनों इंटर डिपेंडेंट हैं। एग्रीकल्चर भी इंडस्ट्रीज पे डिपेंड है और इंडस्ट्रीज भी एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। कितनी सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ से रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर में से आता है। जैसे सबको पता है क्लोथ इंडस्ट्री, कॉटन क्लोथ अगर बनाना हो तो कॉटन क्लोथ में से कॉटन कहाँ से मिलेगा, एग्रीकल्चर में ही ना। तो इंडस्ट्रीज में से रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से आता है, लेकिन कितनी बार एग्रीकल्चर के लिए ज़रूरी चीज़ें भी इंडस्ट्रीज में से आती हैं। इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर को सपोर्ट करती हैं। कैसे सपोर्ट करती हैं, तो उनके लिए एग्रीकल्चर रिलेटेड नए नए टूल्स बनाकर, नई नई टेक्नोलॉजी बनाकर इंडस्ट्री सेक्टर एग्रीकल्चर को सपोर्ट करती है। जैसे आप सबको ध्यान होगा कि पहले हर एक काम जो पहले हाथ से होता था अब सब मशीनों से होता है ना। कितने सारे टाइप की मशीन अब एग्रीकल्चर में यूज़ होती है, जिनमें ट्रैक्टर, थ्रेशर, सबमर्सिबल पंप, इक्विपमेंट ऑफ स्प्रे, पेस्टिसाइड्स, ऐसे कितने सारे टूल्स हैं, कितने सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं कि जो जो अब एग्रीकल्चर में यूज़ होते हैं। और ये सब इंस्ट्रूमेंट कहाँ से बनते हैं, इंडस्ट्री सेक्टर में ही ना। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर वो एग्रीकल्चर को भी तो सपोर्ट करता है ना। इनके अलावा फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, ये सब चीज़ें भी इंडस्ट्रीज में से ही वहाँ तक पहुँचती हैं। तो इसीलिए एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइजेशन करने के लिए या तो उनको मॉडर्न बनाने के लिए इंडस्ट्रीज बहुत सपोर्ट करती हैं। इनके बाद आता है स्ट्रेंथेन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। एग्री इंडस्ट्रियल सेक्टर की वजह से ही हमारा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर भी स्ट्रॉन्ग बनता है। स्ट्रॉन्ग एंड सॉलिड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर वो किसके ऊपर डिपेंड है, इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर डिपेंड है। क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में ही कितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हमारे यहाँ इंडिया में तैयार होती हैं, जैसे स्टील, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, सीमेंट इंडस्ट्रीज़। ये इंडस्ट्रीज़ एकदम लार्ज स्केल पर इंडिया में तैयार होती है
और उनकी वजह से हमारी पूरी इंडिया का कंस्ट्रक्शन चलता है। ऐसे स्टील इंडस्ट्री, आयरन इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री की वजह से पूरी इंडिया में कितने सारे जो है वो डैम बनते हैं, रोड बनते हैं, ब्रिजेस बनते हैं, बिल्डिंग्स बनती हैं। तो ये सब किसकी वजह से? ऐसे इंडस्ट्रीज की वजह से ही ना, बराबर ना। इनके अलावा जो ट्रांसपोर्ट वर्क है, ट्रांसपोर्ट का वर्क भी इंडस्ट्रीज के ऊपर डिपेंड है कि इसी इंडस्ट्रीज में से ही कितने सारे ट्रांसपोर्ट व्हीकल बनते हैं, बस, ट्रक, रेलवे, प्लेन, कार, टू व्हीलर्स। ये सब चीज़ें कहाँ से बनती हैं? इंडस्ट्रियल सेक्टर में ही बनती है ना, बराबर ना। यहाँ तक कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन, सेफ्टी और प्रोटेक्शन के इंस्ट्रूमेंट भी, जैसे कि राइफल, बुलेट्स, टैंक, जो मिलिट्री के लिए यूज़ होते हैं, ये सब चीज़ें भी कौन बनाता है? इंडस्ट्रियल सेक्टर ही बनाता है। तो ये सब चीज़ें जब अपने देश में तैयार होती हैं, हमें दूसरे देशों के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता, तो जिसके लिए कह सकते हैं कि हाँ भाई, हमारा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर मजबूत बनता है, बराबर ना। हमारा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो अच्छी तरह से तैयार होता है। तो ये कह सकते हैं ये सब भी किसकी वजह से? इंडस्ट्रियल सेक्टर की वजह से। और दूसरा, चेंज इन सोशल स्ट्रक्चर, कि इंडस्ट्रियल सेक्टर की वजह से हमारी सोसाइटी में भी चेंज आता है, हमारे कल्चर में भी चेंज होता है। जब से हमारी कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है ना, मतलब इंडस्ट्रीज जब से इंक्रीज होने लगी है, तो उसकी वजह से हमारे यहाँ पर एक नया इंडस्ट्रियल कल्चर शुरू हुआ है। एक नया कल्चर, जिसे नाम दिया जाता है इंडस्ट्रियल कल्चर, कि भाई इंडस्ट्रीज में वर्क कैसे करना है, ऑफिस में वर्क कैसे करना है। ये एक नया कल्चर शुरू हुआ है कि जिनकी वजह से लोगों ने नई नई चीज़ें सीखी, डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, कॉम्पिटिशन, टीम वर्क, सेल्फ डिपेंडेंसी, कोऑपरेशन, अंडरस्टैंडिंग, इनोवेशन, स्किल, इंस्टीट्यूशनल कैपेबिलिटीज़, बराबर ना, फेटलिज्म, नैरो साइकोलॉजी, ऑर्थोडॉक्स बिहेवियर, ये सब चीज़ें हटाई और दूसरी चीज़ें अपनाई उन्होंने, नई नई जो है वो स्किल अपनाई, एक दूसरे के साथ जो है वो टीम वर्क करने लगे, सेल्फ डिपेंडेंसी उन्होंने अपनाई, बराबर ना। तो ये फायदे हुए। और जो पुरानी सोच, पुराने जो है वो सुपरस्टिशंस, अंधविश्वास में जो रहते थे, उन सब चीज़ों को दूर किया। तो मतलब एक नया सोशल स्ट्रक्चर, एक नया जो है वो समझो सोसाइटी का जो क्या कह सकते हैं बिहेवियर, वो देखने को मिला, वो भी इंडस्ट्रीज़ की वजह से, है कि नहीं? तो इंडस्ट्रीज़ इतनी ज़रूरी है ना। ये सब हमने इंडस्ट्रीज़ के फ़ायदे देखे ना। अगर इंडस्ट्रीज़ का प्रॉपर डेवलपमेंट हो तो हमारी कंट्री में हर चीज़ का डेवलपमेंट हो सकता है, बराबर ना। उसके बाद एक पॉइंट आता है जिसका नाम है इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर। इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर मतलब समझो टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़, कि जहाँ पर हमारे यहाँ पर कौन कौन से टाइप्स की इंडस्ट्रीज़ बनती हैं, कौन कौन से बेस पर हैं, उनके बारे में समझें। जिनमें जैसे सबसे पहला पॉइंट है टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ ऑन द बेस ऑफ इन्वेस्टमेंट साइज़। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कौन कौन से टाइप की इंडस्ट्रीज़ हैं, कि जिनमें सबसे पहला आता है कॉटेज इंडस्ट्री, ठीक है ना। कॉटेज इंडस्ट्री कहलाती है। कॉटेज इंडस्ट्री मतलब वो कहलाती है कि जो घर में जो इंडस्ट्रीज़ चलती हो, जनरली उसे चलाने वाले फैमिली मेम्बर्स ही होते हैं। फैमिली मेम्बर्स या आस पड़ोस के लोग मिलकर एक घर में चलाते हो, जहाँ पर कोई बड़ी मशीन्स यूज़ ना होती हो, सिंपल इक्विपमेंट से काम होता हो, और घर की ही इलेक्ट्रिसिटी, नॉर्मल जो है वो इन्वेस्टमेंट, बेसिक इन्वेस्टमेंट कहते हैं ना, वो बेसिक इन्वेस्टमेंट से जो बिज़नेस शुरू करते हो अपने घर में ही, तो उसे कॉटेज इंडस्ट्री कहते हैं। न मशीनों का ज़्यादा यूज़, न इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा यूज़, न लेबर का ज़्यादा यूज़, सिंपल इंडस्ट्री वो कॉटेज इंडस्ट्री, कि जिसमें जनरली वो आता है ना, खादी का कपड़ा बनाना, पापड़, खाखरा, इंसेंस स्टिक, मतलब कि जो अगरबत्ती वगैरह बनाते हैं, तो इन सब की इंडस्ट्रीज़ वो कॉटेज इंडस्ट्री कहलाती हैं। इनके बाद दूसरा आता है, वो आता है टाइनी इंडस्ट्रीज़। टाइनी इंडस्ट्रीज़ मतलब छोटी इंडस्ट्रीज़। टाइनी इंडस्ट्रीज़ जनरली वो कहलाती है कि जहाँ पे इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट के बेस पर है ना, तो इसलिए जहाँ पे इन्वेस्टमेंट 25 लाख या उससे कम का हो, तो वो टाइनी इंडस्ट्रीज़ कहलाती है, ठीक है ना। जिस इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट 25 लाख से कम हो, तो वो इंडस्ट्री को क्या कहते हैं हम लोग? टाइनी इंडस्ट्री कहते हैं, बराबर। ऐसी इंडस्ट्रीज़ में मशीनें यूज़ होती हैं, लेकिन एकदम हैवी मशीन्स नहीं। यहाँ पर प्रोडक्शन टेक्निक जनरली लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक होती है। लेबर इंटेंसिव मतलब मज़दूरों से ही काम करवाया जाता है ना, मशीनों से कम, लोगों से ज़्यादा काम होता है। तो ये टाइनी इंडस्ट्रीज़ कहलाती हैं, बराबर, जहाँ का इन्वेस्टमेंट 25 लाख से कम हो। जिनमें आते हैं इंडस्ट्रीज़ ऑफ आर्टिस्टिक प्रोडक्ट मेड फ्रॉम मेटल, लेदर, क्ले,
है ना, मेटल इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री, क्ले इंडस्ट्री, उससे जो आर्टिस्टिक प्रोडक्ट्स बनते हैं ना, नहीं वो हैंडीक्राफ्ट जैसे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हो घर में ही, तो वो सब टाइनी इंडस्ट्रीज़ में आते हैं। टाइनी इंडस्ट्री के बाद दूसरा आता है, वो आता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। स्मॉल स्केल, ये भी नाम से ही पता चलता है ना, लेकिन इनमें इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर देखें ना, तो कहते हैं जिसमें 25 लाख से ज़्यादा लेकिन 5 करोड़ से कम, बराबर ना, कौन सा नंबर, जिसमें 25 लाख से ज़्यादा लेकिन 5 करोड़ से कम अगर जो इन्वेस्टमेंट होता हो, तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ को स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ कहते हैं, बराबर। 25 लाख से ज़्यादा और 5 करोड़ से कम जिसमें हो, तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ कहलाई। यहाँ पर भी मशीन्स यूज़ होती हैं, बराबर ना, मशीनें यूज़ होती हैं इसमें, लेकिन ज़्यादा नहीं। यहाँ पर भी ज़्यादातर लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक ही अपनाई जाती है, बराबर। जैसे इनमें जनरली आते हैं कि वो ऑटो रिपेयर यूनिट्स आते हैं, है ना, कारखाने जैसे ऑटो रिपेयर यूनिट्स, या तो जो टूल्स वगैरह बनते हैं ना नॉर्मल, जैसे वो कैंची बनाना, हथौड़ी बनाना, ऐसे छोटे छोटे टूल्स जिसमें बनते हो, तो वो सब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में आते हैं, बराबर ना। उसके बाद आता है, वो आता है मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़। मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ मतलब वो इंडस्ट्रीज़ कहलाती हैं कि जहाँ पे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जिसमें 5 करोड़ से ज़्यादा लेकिन 10 करोड़ से कम इन्वेस्टमेंट हो, 5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में जिसका इन्वेस्टमेंट हो ना, तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ को मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ कहते हैं, बराबर ना। यहाँ पे मशीनों का यूज़ थोड़ा ज़्यादा होता है। यहाँ पर जो मेथड अपनाई जाती है वो लेबर इंटेंसिव भी हो सकती है और कैपिटल इंटेंसिव भी हो सकती है, डिपेंड ऑन इंडस्ट्रीज़, बराबर ना। लेबर इंटेंसिव मतलब लोगों के थ्रू भी हो सकता है काम हो सके, और मशीनों के थ्रू भी काम हो सके, बराबर। ये सब मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ में आते हैं, बराबर ना। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से याद रखना, जिसमें 5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में जहाँ इन्वेस्टमेंट होता हो, बराबर। इनमें जनरली मशीनरीज़ की इंडस्ट्रीज़, केमिकल्स की इंडस्ट्रीज़, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाने की इंडस्ट्रीज़, वो सब मीडियम स्केल में आती हैं। और उसके बाद आती है, वो आती है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ मतलब इन्वेस्टमेंट के हिसाब से याद रखना कि ऐसी इंडस्ट्रीज़ कि जहाँ का इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ या उससे ज़्यादा हो, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ या उससे ज़्यादा होता हो ना, तो वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ कहलाती हैं। जहाँ पर मशीनों का पूरा यूज़ होता हो, जहाँ पर ज़्यादातर प्रोडक्शन टेक्निक वो कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक हो, तो वो सब क्या कहलाते हैं, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ कहलाती हैं, बराबर ना। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में जनरली आती है रेलवे इंडस्ट्री, व्हीकल इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़, ये सब किस में कहलाते हैं, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में कहलाते हैं, बराबर है। ये थी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से टाइप्स। फिर दूसरे टाइप्स आते हैं, वो आते हैं टाइप्स ऑन द ऑफ इंडस्ट्रीज़ ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप के हिसाब से मतलब मालिक कौन होता है इंडस्ट्री का, उसके हिसाब से। तो ऑनरशिप के हिसाब से सबसे पहला आता है, वो आता है पब्लिक सेक्टर यूनिट। पब्लिक सेक्टर यूनिट मतलब ऐसी इंडस्ट्रीज़ कि जिनका मैनेजमेंट, जिनका कंट्रोल, जिनका एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा का पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथों में हो, तो उसे पब्लिक सेक्टर यूनिट कहते हैं, बराबर ना, या पब्लिक इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जैसे आता है ना, रेलवे, टेलीफोन, पोस्ट, ये सब पब्लिक सेक्टर यूनिट में आते हैं। लेकिन इन पब्लिक सेक्टर यूनिट के अंदर भी 3 टाइप आते हैं, जिनमें एक आता है, वो आता है डिपार्टमेंटल इंडस्ट्रीज़। डिपार्टमेंटल इंडस्ट्रीज़ मतलब ऐसी इंडस्ट्रीज़ कहलाती हैं कि जो बहुत ही लार्ज स्केल पर काम करती हो, इतने लार्ज स्केल पर कि उसके लिए पर्टिकुलर एक अलग से डिपार्टमेंट बना दिया जाता है। उस इंडस्ट्री के लिए गवर्नमेंट का एक अलग से डिपार्टमेंट बन जाता है, तो उसे डिपार्टमेंटल इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। कि जिसका इनकम एक्सपेंडिचर के लिए पर्टिकुलर बजट निकलता हो, अलग डिपार्टमेंट बन गया। मतलब जैसे हमारी कंट्री में हेल्थ डिपार्टमेंट आता है ना, गवर्नमेंट का एक अलग डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। तो ऐसे कोई इंडस्ट्री का भी अगर पर्टिकुलर अलग से डिपार्टमेंट बन जाता हो ना, तो उसे डिपार्टमेंटल इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। फिर उसके लिए, उस इंडस्ट्रीज़ के लिए पर्टिकुलर बजट बनाया जाए, पर्टिकुलर उसका मैनेजमेंट किया जाए, बराबर। ये सब डिपार्टमेंटल इंडस्ट्री। जैसे हमारी कंट्री में ऐसे ही इंडस्ट्रीज़ आती हैं, वो है रेलवे इंडस्ट्री, पोस्ट इंडस्ट्री। रेलवे एक तरह की इंडस्ट्री है ना, इंडिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज़ में से एक रेलवे इंडस्ट्री।
अब वो डिपार्टमेंटल इंडस्ट्री है, क्योंकि रेलवे के लिए अलग से एक डिपार्टमेंट बनाया गया है, बराबर ना। हमारी गवर्नमेंट में रेलवे डिपार्टमेंट अलग से है, पोस्ट इंडस्ट्री है तो पोस्ट डिपार्टमेंट अलग से बनाया हुआ है, ठीक है। ये सब डिपार्टमेंटल इंडस्ट्रीज आती हैं। दूसरा आता है पब्लिक कॉरपोरेशन। तो पब्लिक कॉरपोरेशन मतलब क्या? पब्लिक कॉरपोरेशन मीन्स ये कहलाता है कि जिसका मैनेजमेंट, जिसका कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथों में ही हो, लेकिन जिसका एडमिनिस्ट्रेशन संभालने के लिए, कैसे रोज़ के कामकाज वगैरह संभालने के लिए एक कॉरपोरेशन, एक टीम बना दी जाती है और उसे सौंप दिया जाता है कि भाई तुम इसे संभालो, लेकिन फाइनल डिसीजन, फाइनल मैनेजमेंट वो सिर्फ और सिर्फ सरकार के हाथों में होता हो। संभालने के लिए अलग से उन्हें दे दिया है किसी को, लेकिन पूरा मैनेजमेंट, पूरे डिसीजन सरकार से पूछकर ही करने होते हैं, उनके बिना नहीं। तो वैसे पब्लिक कॉरपोरेशन कहलाता है। उन पब्लिक कॉरपोरेशन में जैसे आता है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, LIC जिसे कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। LIC गवर्नमेंट संस्था है, लेकिन आपको पता है ना कि भाई ये संस्था दूसरों को सौंप दी गई है, कामकाज दूसरे संभालते हैं, लेकिन मैनेजमेंट और डिसीज़न वो गवर्नमेंट लेती है। LIC हो गया, फिर जो है वो स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन हो गया, एयर इंडिया फर्टिलाइज़र, एयर इंडिया जैसे हो गया, या तो जैसे भी फर्टिलाइज़र प्रोड्यूसिंग कॉरपोरेशंस हैं, ये सब पब्लिक कॉरपोरेशन में आते हैं। उसके बाद आता है जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी वो कहलाती है कि जो है गवर्नमेंट कंपनी, लेकिन जिनका मैनेजमेंट, जिनका जो है वो रेगुलेशन, वर्क, वो सब प्राइवेट कंपनीज़ की तरह होता हो। प्राइवेट कंपनी जैसे कंपनी एक्ट फॉलो करती है, वैसे ये गवर्नमेंट कंपनी को भी वो एक्ट फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। प्राइवेट कंपनी जैसे कैपिटल शेयर के थ्रू जमा करती है, मार्केट में शेयर इश्यू करती है, उनके थ्रू जो है वो उन्हें कैपिटल मिलता है। उसी तरह से ये जॉइंट स्टॉक कंपनी भी मार्केट में शेयर इश्यू करके वहाँ से जो है वो कैपिटल लेते हैं, बराबर ना। तो इसे जो है मतलब है सरकारी कंपनी, लेकिन प्राइवेट की तरह काम करती हो। इसमें भी जो है वो गवर्नमेंट के डिसीजंस इसमें फॉलो नहीं होते, बराबर ना, फॉलो नहीं होते। ये चीज़ ध्यान रखना कि इसमें गवर्नमेंट अपने ही कोई जो है वो पार्ट को सौंप देती है। जैसे सरकार है, वो अपनी जॉइंट स्टॉक कंपनी किसी को सौंप देती है कि चलो भाई तुम्हें ये संभालना है, अब अपने हिसाब से संभालो, अपने हिसाब से डिसीजन लो। खाली उसकी इनकम और लॉस वो सरकार का होता है और कुछ भी नहीं, बराबर। बाकी टोटली वो प्राइवेट की तरह ही काम करते हैं, तो वो जॉइंट स्टॉक कंपनी कहलाया। जहाँ जॉइंट स्टॉक कंपनी में जनरली आते हैं ना, जैसे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड जैसे ONGC, या इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC, ये सब जॉइंट स्टॉक कंपनीज़ में आते हैं। तो ये जो तीनों देखे, डिपार्टमेंटल, पब्लिक, जॉइंट स्टॉक, ये सब जो है वो पब्लिक इंडस्ट्रीज़ कहलाती हैं, पब्लिक यूनिट्स। इनके बाद दूसरा आता है, वो आता है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर मीन्स क्या? जैसे नाम से ही पता चलता है कि जो इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट पर्सन चलाता हो, जिसका मैनेजमेंट, जिसके ऑनर कोई प्राइवेट पर्सन हो, तो उसे प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ कहते हैं, ठीक है ना। इनका मैनेजमेंट, इनका डिसीजंस, इनका कंट्रोल वो सब कोई ना कोई प्राइवेट पर्सन या उनका ग्रुप संभालता है। कोई अकेला इंसान ना हो तो उनकी टीम हो, वो संभालती है उन्हें, ठीक है। इनमें आते हैं ना जैसे कार इंडस्ट्री, टीवी इंडस्ट्री, शू मेकिंग इंडस्ट्रीज़, ये सब प्राइवेट सेक्टर में आते हैं। फिर आता है जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ मतलब वो इंडस्ट्रीज़ के जिसमें जो है वो गवर्नमेंट और प्राइवेट पर्सन दोनों मिलकर काम करते हो, दोनों साथ में मिलकर कोई इंडस्ट्री शुरू करते हो, तो उसे जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ कहते हैं, ठीक है ना। कि जिसमें जिसमें जिस कंपनी के 51% के शेयर जिसके हाथ में हो ना, वो उसका रियल ऑनर कहलाता है, मैनेजमेंट का असली हकदार वो कहलाता है। कि जैसे अगर गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट के पास उस कंपनी के 51% जितने शेयर्स हो, तो मतलब गवर्नमेंट उसके रियल ऑनर कहलाई। मैनेजमेंट जो है वो गवर्नमेंट के हाथों में मेन होता है। या अगर कोई प्राइवेट पर्सन है, उसके पास जो है वो अगर 51% शेयर्स हैं और गवर्नमेंट के पास कम शेयर हैं, तो इसका मतलब उसका मेन मैनेजमेंट या मेन जो है वो क्या कह सकते हैं, कंट्रोल, वो प्राइवेट पर्सन करेगा, ठीक है ना। ये जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ कहलाती हैं। और उसके बाद आता है, वो आता है कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज़। कोऑपरेटिव के बारे में हम लोगों ने आगे भी बहुत बार पढ़ा है। कोऑपरेटिव मतलब वो कहलाता है ऐसा बिजनेस कि जहाँ पर जनरली जो बिज़नेस प्रॉफिट के लिए नहीं ये शुरू किया जाता, लेकिन जिस बिज़नेस में जो है वो कस्टमर
या जो है वो उनके वर्कर्स, उनके बेनिफिट के लिए, उनके उनके जो है वो अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया जाता हो ना, वो कोऑपरेटिव सेक्टर कहलाते हैं। ठीक है, प्रॉफिट उनका मेन मोटिव नहीं होता, उनका मेन मोटिव होता है उनके वर्कर्स और उनके कस्टमर्स का अपलिफ्टमेंट हो, वो आगे बढ़े, ये उनका मेन मोटिव कहलाता है। बराबर। तो कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज़ वही इंडस्ट्रीज़ कहलाती है कि जो इंडस्ट्रीज़ जनरली लेबर्स हैं, कस्टमर्स हैं या दूसरे वर्कर्स हैं, उनका एक्सप्लॉयटेशन रोकती हो, मतलब उनके बेनिफिट के लिए काम करती हो, तो वो सब कोऑपरेटिव सेक्टर्स कहलाए। भले उन्हें प्रॉफिट कम हो लेकिन उनके वर्कर्स को फ़ायदा मिलना चाहिए, ये उनका मेन मकसद। ठीक है, इनमें जनरली जो डेली यूज़ की जो भी चीज़ें होती हैं ना, डेली यूज़ कमोडिटीज़, वो इसमें बनाई जाती हैं। डेयरी की चीज़ें बनाई जाती हैं उसमें। बराबर। कितनी सारी, अब तो बैंक भी इसमें काम करती है कोऑपरेटिव बेसिस पर, कि जहाँ पर वर्कर्स और कस्टमर्स के फ़ायदे के लिए वो लोग काम करते हैं। ठीक है ना, इनमें आता है ना इफ़को, क्रिप्को, ये सब कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज़ है। ठीक है, इन कोऑपरेटिव सेक्टर के बाद दूसरा इंडस्ट्री का टाइप आता है, वो आता है टाइप्स ऑन इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन प्रोडक्ट के बेस पर। तो प्रोडक्ट के बेस पर भी इंडस्ट्रीज़ के दो टाइप आते हैं, एक आता है कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज़ और दूसरा इंटरमीडिएट गुड्स इंडस्ट्रीज़। कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज़ मतलब वो इंडस्ट्री कहलाती है कि जिसके अंदर जो गुड्स तैयार होते हैं ना, जो सामान तैयार होते हैं, जिन्हें कस्टमर डायरेक्टली यूज़ कर सकता हो, उसके ऊपर बिना कोई एक्टिविटी किए, बिना कोई वर्क किए डायरेक्टली उसको यूज़ कर सकता हो, तो उसे कहते हैं कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज़। बराबर। और इंटरमीडिएट गुड्स इंडस्ट्रीज़ वो कहलाती हैं कि ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे सेमी फिनिश्ड गुड्स तैयार होते हो। सेमी फिनिश्ड गुड्स मतलब पूरे गुड्स नहीं, लेकिन आधे बने हुए, कि जिनके ऊपर फिर से एक्टिविटी करनी पड़ती है, जिनके ऊपर फिर से वर्किंग करनी पड़ती है, उसके बाद वो गुड्स यूज़ किए जाते हैं, तो उसे इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। बराबर। जैसे एक एग्जांपल दूं, कि जैसे आप, छोटा सा एग्जांपल, बाहर से जब आप कोई पार्ले जी का पैकेट ख़रीदते हो, तो वो पार्ले जी के पैकेट में जो बिस्किट होते हैं, उस बिस्किट को घर पे आकर कुछ करते हो कि पहले उसको तलना पड़े या उसको और कुछ वर्क करना पड़े, उसके बाद उसको खाना पड़े, ऐसा कुछ होता है? नहीं ना, उसको आप डायरेक्टली कंज्यूम करते हो ना, किसी पैकेट खोला और उस बिस्किट को खा लिया। बराबर, डायरेक्टली कंज्यूम होता है ना, इसलिए ऐसे गुड्स से कहलाते हैं कंज्यूमर गुड्स। बराबर, ऐसी इंडस्ट्रीज़ कहलाती है कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री, के इन चीज़ों का डायरेक्ट यूज़ करते हैं। लेकिन बाहर से अगर आप एक मैगी का पैकेट ख़रीदते हो, तो घर पर आकर वो सीधे ही खाओगे कच्ची मैगी? नहीं ना, उसे पहले तैयार करना पड़ता है ना, उसे पहले कुक करना पड़ता है, उसके बाद फिर जो है वो आप उसे खा पाओगे। ठीक है, तो ऐसे गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स कहलाते हैं कि जिनको डायरेक्टली कंज्यूम नहीं किया जा सकता, इसके ऊपर पहले वर्क करना पड़ता है, और ऐसी इंडस्ट्रीज़ इंटरमीडिएट गुड्स इंडस्ट्रीज़ कहलाती हैं। जैसे जिस इंडस्ट्री में डायरेक्टली शर्ट अगर तैयार होती हो, तो आप बाहर से गए और सीधा शर्ट खरीद लिया, ये कंज्यूमर गुड हुआ। बराबर ना, शर्ट खरीद लिया और सीधा पहन ली ना, वो कंज्यूमर गुड्स। लेकिन बाहर से अगर आप क्लोथ खरीद रहे हो, कपड़ा खरीद रहे हो, कि जिसको पहले सीना पड़ता है, टेलर के पास पहले उसको सिलवाना पड़ता है, उसके बाद उसको यूज़ कर पाओगे, तो वो इंटरमीडिएट गुड्स कहलाए, कि उसके ऊपर वर्किंग करना पहले ज़रूरी है। ठीक है, आई बात समझ में? तो आज जैसे इंडस्ट्रीज़ के बारे में ये पॉइंट्स देखे ना हमने, अब उनके आगे के पॉइंट्स, आगे के टॉपिक्स, वो अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।